लास्ट टॉपिक हमारा हरियाणा के 2 उत्तर वाले प्रश्न था ना, कंप्लीट हो गया था। और उस टॉपिक से बेटा 101% है क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे दादा भाई नारोजी, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन होते थे? पंडित श्री राम शर्मा। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन होते थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर होते थे। कौन होते थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर होते थे। उसी प्रकार कर्ण झील कहां पर थी? करनाल में। गौकर्ण का तालाब कहां पर था? रोहतक में। और कर्ण का टीला कहां पर था? कुरुक्षेत्र में। कहां पर होता था? कुरुक्षेत्र में होता था। ठीक है, आज है ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन है बनते हैं। हेडिंग डाल लो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। केवल वही व्यक्तित्व पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वैसे तो एक एक व्यक्तित्व पर एक एक दिन लगता है, लेकिन ना हम एक दिन में कम से कम 10-12 व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिनसे HSSC ने अलग अलग एग्जामों में क्या पूछे हुए हैं? क्वेश्चन है पूछे हुए हैं। सबसे पहले संत सूरदास। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? संत सूरदास। संत सूरदास का संबंध हरियाणा में एक गांव है सिही, और ये गांव कहां पर है बेटा? फरीदाबाद में हुआ था। लिख लो 1478 ईस्वी में। ये विवादित है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर आपको यही मिलेगा। लिख लो संत सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में। लिख लो संत सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में। संत सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में कहां पर हुआ था? सिही गांव फरीदाबाद में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1478 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? सिही गांव फरीदाबाद में हुआ था। और संत सूरदास है ना, ये कहते हैं जन्म से अंधे थे। जन्म से क्या होते थे बेटा? अंधे होते थे। और ये ना भगवान श्री कृष्ण काव्यधारा के, श्री राधा कृष्ण काव्यधारा के क्या होते थे? कवि होते थे। यानी संत सूरदास ने किसकी महिमा गाई थी बेटा? भगवान श्री कृष्ण की महिमा। जैसे तुलसीदास है ना, वो राम जी की महिमा गाते थे। रामचरितमानस किसकी रचना होती थी? तुलसीदास की होती थी। ठीक है, और सूरदास ने किसकी महिमा का वखान किया है? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की महिमा का क्या किया है? वखान किया है। और ये पेपर में पूछा जाता है, ये अकबर किसके समकालीन थे या ये किसके समकालीन थे? अकबर के। ये 101% आएगा। ये किस मुगल शासक के समकालीन होते थे? अकबर के समकालीन होते थे। लिख लो संत सूरदास किसके समकालीन होते थे बेटा? अकबर के समकालीन होते थे। संत सूरदास किसके समकालीन होते थे? तो किसके समकालीन होते थे? अकबर के समकालीन होते थे। समकालीन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंटेम्परेरी। आप मेरे समकालीन हो और मैं आपका समकालीन हूं। अगर कोई इंसान है ना 80 साल का है और किसी बच्चे का जन्म हुआ है वो 2 साल का है, तो भी वो दोनों क्या होंगे? समकालीन होंगे। यानी जिस टाइम पर वो बुजुर्ग रहता था उसी टाइम उस बच्चे का जन्म हो चुका था। तो ये किसका समकालीन था? वैसे अकबर का आप जन्म की बात करो ने, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में और इनका जन्म कब हुआ था? 1478 में। बहुत फर्क है, लेकिन एक दूसरे के क्या थे? ये समकालीन थे। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके ना गुरु पूछे जाते हैं। लिख लो आचार्य बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य, इनके गुरु का नाम क्या होता था? आचार्य बल्लभाचार्य। और लिख लो संत हरिदास। दूसरे गुरु कौन थे इनके? संत हरिदास थे। ठीक है, लो पहले कौन थे? आचार्य बल्लभाचार्य।
और दूसरे कौन होते थे? संत हरिदास। लिख लो, संत सूरदास के गुरु का नाम क्या होता था? तो संत सूरदास के गुरु का नाम क्या होता था बेटा? आचार्य बल्लवाचार्य होता था। और दूसरे कौन होते थे? संत हरिदास इनके क्या होते थे? दूसरे गुरु होते थे। पहले गुरु कौन होते थे बेटा? आचार्य बल्लवाचार्य। और दूसरे गुरु कौन होते थे इनके? संत हरिदास होते थे। याद ना रहे ना? सूरदास अंधे थे ना? क्या थे? अंधे। तो सूरदास जी ना बल्लभ जगा कर किसका भजन किया करते थे? हरि का भजन किया करते थे। याद कैसे करोगे? संत सूरदास अंधे थे ना, तो वो बल्लभ जगा कर किसका भजन करते थे? हरि। तो पहले गुरु, एक बार ना दोनों ऑप्शन में आ गए। संत सूरदास का गुरु पूछा गया तो हमें जाना पड़ा आचार्य बल्लवाचार्य के साथ, और एक बार आचार्य बल्लवाचार्य ऑप्शन में नहीं था तो हमें जाना पड़ा संत हरिदास। दोनों आए तो बल्लवाचार्य करना है, और एक आए तो कोई मर्जी कर देना। ठीक है, आगे समझ? ठीक। तो इनकी ना एक बार आया था आचार्य बल्लवाचार्य से भेंट कहां पर हुई थी? गऊ घाट आगरा, और आगरा है आपका यूपी में। लिख लो, इन संत सूरदास की आचार्य बल्लवाचार्य से भेंट कहां पर हुई थी? संत सूरदास की आचार्य, लिख लो, बल्लवाचार्य जी से भेंट कहां पर हुई? तब आपका आंसर क्या होगा? गऊ घाट आगरा में हुई थी। इनकी भेंट कहां पर हुई थी बेटा? गऊ घाट में हुई थी। गऊ घाट कहां पर है? आगरा में। किसके साथ भेंट हुई थी? आचार्य बल्लवाचार्य के साथ इनकी भेंट कहां पर हो गई थी? गऊ घाट आगरा। और आगरा कहां पर रहेगा आपका? यूपी उत्तर प्रदेश में रहेगा। ठीक है, अब बात आती है इनकी रचना पूछी जाती है। संत सूरदास की रचना होती है सूर सागर, सूर सागर और सूर सारावली, सूर सारावली। और जब सूर सागर लिखी गई थी ना बेटा, इसमें 1.25 लाख पद होते थे। कितने पद होते थे? और वर्तमान में कहते हैं 4 से 5 हजार पद ही विद्यमान है। लिख लो, जब सूर सागर लिखी गई थी ना, तो इसमें कितने पद होते थे बेटा? 1.25 लाख पद होते थे। दो रचना कौन सी बेटा? एक तो सूर सागर और एक सूर सारावली। कौन कौन सी रचना बेटा? एक तो सूर सागर हो गई, और एक कौन सी हो गई? सूर सारावली। सूर सागर में कितने पद होते थे? 1.25 लाख। और वर्तमान में कितने हैं बेटा? 4 से 5 हजार पद रहेंगे। स्टार्टिंग में कितने होते थे? 1.25 लाख। वर्तमान में कितने हैं? 4 से 5 हजार पद विद्यमान रहेंगे। कोई अंधा इंसान है ना, 1.25 लाख पदों की रचना कर गया। ठीक है, तभी तो भक्ति में क्या होती है बेटा? बहुत बड़ी शक्ति होती है। संत सूरदास कहते थे, अगर है ना भगवान श्री कृष्ण को देखना है ना, तो आंखों का होना कोई जरूरी नहीं है। आप अंतर मन से भी भगवान को देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब ये था संत सूरदास। अब लिख लो, बाबा रामदेव। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? बाबा रामदेव। ये योग गुरु की बात है बेटा, बाबा रामदेव। ठीक है, इनका जन्म लिख लो 1965 में। एक गांव है अली सैयदपुर, महेंद्रगढ़ का गांव है। लिख लो, बाबा रामदेव का जन्म 1965 में अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़ में हुआ था। लिख लो, बाबा रामदेव का जन्म 1965 में। लिख लो, बाबा रामदेव का जन्म 1965 में कहां पर हुआ था बेटा? अली सैयदपुर गांव में हुआ। और अली सैयदपुर गांव कहां का रहेगा? महेंद्रगढ़ का रहेगा। किसका जन्म हुआ था? बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम रामनिवास। पिता का नाम क्या होता था बेटा? बता दो। रामनिवास। माँ का नाम गुलाबो देवी, गुलाबो देवी होता था। और इनके बचपन का नाम राम किशन होता था। बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या होता था बेटा? राम किशन होता था। लिख लो, इनके पिता का नाम, जैसे सर छोटू राम के पिता का नाम सुखी राम था ना, इनके पिता का नाम क्या होता था बेटा? श्री रामनिवास होता था। माता का नाम श्रीमती गुलाबो देवी होता था। और खुद का नाम क्या होता था इनका?
राम किशन होता था। इनका नाम क्या होता था? खुद का राम किशन होता था। इनके गुरु थे आचार्य बलदेव। ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखना, आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव के लिख लो, गुरु का नाम क्या होता था? आचार्य बलदेव के शिष्य होते थे। ये आ चुका है बेटा। इनके गुरु का नाम क्या होता था? आचार्य बलदेव। लेकिन अगर क्योंकि ये योग गुरु है ना, अगर पूछे इन्होंने योग किससे सीखा? स्वामी शंकर देव से। स्वामी शंकर देव से लिख लो। बाबा रामदेव ने योग की शिक्षा किससे ली थी? स्वामी शंकर देव से ली थी। लिख लो, बाबा रामदेव जी ने योग की शिक्षा किससे ली थी? स्वामी शंकर देव से ली थी। योग किससे सीखा था इन्होंने? लेकिन गुरु कौन थे इनके? आचार्य बलदेव। आचार्य बलदेव वाला एग्जाम में आ गया है, ठीक है। योग वाला कभी ना कभी बनेगा, लेकिन अभी बना नहीं है, ठीक है। हरियाणा लिख दो, योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव। लिख लो, हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव। हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव रहेंगे। हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव। किसके ब्रांड एम्बेसडर बेटा? हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव रहेंगे। कौन रहेंगे? बाबा रामदेव, ठीक है। इन्होंने 2006 में ना पंतंजलि योगपीठ की स्थापना की थी हरिद्वार में। कहां पर की है बेटा? हरिद्वार में की है। लिख लो, इन्होंने 2006 में पंतंजलि योगपीठ की शुरुआत कहां पर की थी बेटा? हरिद्वार में की थी। कहां पर की थी? हरिद्वार में की थी। और इनमें उन्हें पंतंजलि नाम रखा क्योंकि विश्व के पहले योग गुरु कौन होते थे? पंतंजलि होते थे। इन्होंने अपने योगपीठ का नाम पंतंजलि क्यों रखा बेटा? क्योंकि विश्व के पहले योग गुरु कौन होते थे? पंतंजलि होते थे। देख लो, विश्व के पहले योग गुरु कौन होते थे? पंतंजलि। तो बाबा रामदेव के योगपीठ का नाम क्या रहेगा बेटा? पंतंजलि योगपीठ। पंतंजलि योगपीठ क्यों रहेगा बेटा? क्योंकि विश्व के पहले योग गुरु कौन होते थे? पंतंजलि होते थे। और ब्रैकेट में लिख लो, पंतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। एक शुंग वंश का संस्थापक होता था बेटा, जिसका नाम होता था पुष्यमित्र शुंग। और पंतंजलि की पुस्तक का नाम महाभाष्य रहेगा। अगर ये पंतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? महाभाष्य। लिख लो, पंतंजलि की पुस्तक का नाम क्या रहेगा बेटा? महाभाष्य। लिख लो, पंतंजलि की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? महाभाष्य। महाभाष्य किसकी पुस्तक रहेगी बेटा? पंतंजलि की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? महाभाष्य। महाभाष्य किसकी पुस्तक होती थी? पंतंजलि की पुस्तक का नाम क्या होता था बेटा? महाभाष्य। याद रह जाएगा ना, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से ना 21 जून को, कल 21 जून था ना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लिख लो, इन्हीं के प्रयासों से। और कल कौन सा योग दिवस मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय 10वां। लिख लो, इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लिख लो, इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। लिख लो, इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। किसके प्रयासों से बनाया जाता है? बाबा रामदेव के प्रयासों से 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। किसके प्रयासों से बनाया जाता है? बाबा रामदेव के प्रयासों से। कितनी जून को बेटा?
21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है मनाया जाता है। देखो एक छोटे से गांव का इंसान है ना, इसने पूरे विश्व को किस पर मजबूर कर दिया? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर। तभी तो कहता हूं बेटा, आप किसी एक चीज के पीछे ना अगर हाथ धोकर पड़ जाओगे ना, तो पूरी कायनात एक हो जाएगी आपको उस चीज से मिलाने के लिए, ठीक है। और बाबा रामदेव ने ना एक ही फील्ड में महारत हासिल की थी, वो किस में की थी? योग में महारत हासिल की थी। पूरे विश्व को इस इंसान ने झुका दिया। आज चलो ये अपने उस के नाम पर कुछ भी व्यापार कर रहा हो, लेकिन इसने उस योग में ना परफेक्शन हासिल की थी। अब कोई भी एक सब्जेक्ट में ना परफेक्शन हासिल कर लोगे ना, तो दुनिया है ना आपको आगे बढ़ने से रोके नहीं पाएगी, ठीक है। लोग एक एक सब्जेक्ट, एक इंग्लिश सब्जेक्ट से ना दिल्ली का ब्रांड बन गई है नीतू सिंह। एक मैथमेटिक्स से जो मतलब है मैथ का विजार्ड के नाम से ये जाने गए हैं राकेश यादव। एक मैथ मतलब कहने का मतलब है एक सिंगल सब्जेक्ट आपको आता है ना, उस पर महारत, आप जैसा वो सब्जेक्ट किसी को नहीं आता, ऐसी महारत आपको हासिल करनी होगी। किसी भी फील्ड में जाओ ना, तो आप अगर आपके पास महारत है ना, फिर आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। महेंद्र सिंह धोनी के पास कोई खास टैलेंट नहीं था। एक तो आप सचिन तेंदुलकर की क्लास देखो, एक विराट कोहली की क्लास देखो, महेंद्र सिंह धोनी के पास कोई क्लास नहीं थी अगर क्रिकेट की मैं बात करूं। लेकिन उसमें एक जज्बा था, एक जुनून था, लास्ट तक लड़ने का वो जज्बा है ना, उसको सारे प्लेयरों से क्या कर गया? अलग कर गया। विराट और सचिन उसकी कप्तानी में खेला करते थे, ठीक है। उसको मतलब कोई क्रिकेटिंग का शॉट नहीं था धोनी के पास जब वो क्रिकेट में आए थे, ठीक है। कोई क्लास नहीं थी, लेकिन बंदा है ना उसने कभी हार नहीं मानी, ठीक है। तो हार, नेवर से डाई एटीट्यूड अगर आपके अंदर है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, हर परिस्थितियों से आप लड़ सकते हो। वो चीज थी बाबा रामदेव में, ठीक है। आज चलो कुछ ये लाला रामदेव बन गया या वो बात अलग है, लेकिन किसी दिन इसने अपनी चीज में क्या हासिल की थी? महारत हासिल की थी, ठीक है। अब है लियाकत अली खान। क्या नाम है बेटा? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, इनका संबंध करनाल से था। कहां से था बेटा? हाँ, वेरी गुड। ये क्या बने थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। लिख लो, पाकिस्तान के क्या बने थे? पहले प्रधानमंत्री बने थे। लियाकत अली खान का, लिख लो, लियाकत अली खान का संबंध कहां से होता था बेटा? करनाल से होता था। लिख लो, लियाकत अली खान का संबंध, लियाकत अली खान का संबंध कहां से होता था? करनाल से होता था। लिख लो, पाकिस्तान के क्या होते थे? पहले प्रधानमंत्री होते थे। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन होते थे? लियाकत अली खान होते थे। और लियाकत अली खान का संबंध बेटा कहां से होता था? पाकिस्तान से। मतलब के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान कहां से होते थे? हरियाणा में करनाल से होते थे। और लिख लो, ये मुस्लिम लीग के सदस्य होते थे। किसके सदस्य होते थे? मुस्लिम लीग के क्या होते थे? सदस्य होते थे। ये किस लीग के सदस्य होते थे बेटा? मुस्लिम लीग के सदस्य होते थे। लिख लो, यह किस लीग के सदस्य होते थे? मुस्लिम लीग के सदस्य कौन होते थे? लियाकत अली खान। और इनकी क्या कर दी गई थी? पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इनकी पाकिस्तान में क्या कर दी गई थी बेटा? हत्या कर दी गई थी। लिख लो, लियाकत अली खान का संबंध हरियाणा में कहां से होता था? करनाल से होता था। ये पाकिस्तान के क्या बने थे? पहले प्रधानमंत्री बने थे। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल पूछे ना, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद राष्ट्रपति के बराबर होता था, वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के। लिख लो, पहले गवर्नर जनरल कौन होते थे? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन होते थे? लिख लो, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बेटा कौन होते थे? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के क्या होते थे? पहले
गवर्नर जनरल होते थे। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन होता था? मोहम्मद अली जिन्ना। और भारत का सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते थे? ठीक है, सी राजगोपालाचारी एकमात्र गवर्नर जनरल बने थे भारत के। ठीक है, सी राजगोपालाचारी होते थे। और पाकिस्तान के कौन होते थे बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। तो लियाकत अली खान कहां से थे? करनाल से। ठीक है, एक है बेटा जैसे आलताफ हुसैन हाली। क्या नाम था बेटा? आलताफ हुसैन हाली। क्या नाम था? आलताफ हुसैन हाली। जन्म 1837 ईस्वी में पानीपत में हुआ था। लिख लो, आलताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 ईस्वी में कहां पर हुआ था? पानीपत में हुआ था। लिख लो, आलताफ हुसैन हाली का जन्म 18, मृत्यु इनकी 1914 में। 1914 में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था बेटा? 1837 में। मृत्यु कब हुई थी? 1914 में हुई थी। एक बार पूछा गया हाली की दरगाह कहां पर है? हाली की दरगाह पानीपत में। हाली की दरगाह कहां पर रहेगी बेटा? पानीपत में रहेगी। लिख लो, हाली की दरगाह कहां पर रहेगी? तो हाली की दरगाह कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। लिख लो, हाली की दरगाह कहां पर रहेगी? पानीपत में। किसकी दरगाह है बेटा? हाली की दरगाह। आलताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? 1837 में हुआ था। ठीक है, और लिख लो ये भी आ गया, ये किस भाषा के कवि होते थे? उर्दू भाषा के कवि। सर छोटूराम का 1916 में जो समाचार पत्र आया था, नाम क्या था? जाट गजट। किस भाषा में होता था? उर्दू भाषा में होता था। तो इनकी रचना है ना, ठीक है, तो ये किस भाषा के कवि होते थे बेटा? उर्दू भाषा के कवि होते थे। उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जो उल्टी लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी है ना, हिंदी आप कैसे लिखते हो? लेफ्ट टू राइट, वो राइट टू क्या लिखी जाएगी? लेफ्ट लिखी जाएगी। उर्दू ऐसी भाषा है जो हिंदी से क्या चलती है? अलग चलती है। ठीक है, तो उर्दू के मतलब उर्दू भाषा के कवि कौन होते थे? आलताफ हुसैन हाली होते थे। और ये है ना, अगर पूछे किसके समकालीन होते थे? बहादुर शाह जफर के समकालीन होते थे। ये आ सकता है बेटा, ये किस मुगल बादशाह के समकालीन होते थे? बहादुर शाह जफर के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस मुगल बादशाह ने किया था? बहादुर शाह जफर। तो ये बेटा किसके समकालीन होते थे? बहादुर शाह जफर के समकालीन होते थे। लिख लो, आलताफ हुसैन हाली किसके समकालीन होते थे? बहादुर शाह जफर के समकालीन होते थे। आलताफ हुसैन हाली किसके समकालीन होते थे बेटा? बहादुर शाह जफर का समकालीन कौन होता था? आलताफ हुसैन हाली। किसके समकालीन होते थे? बहादुर शाह जफर के समकालीन होते थे। और हाली की दरगाह कहां पर है? पानीपत। एक बार आया था, इनके गुरु का नाम क्या था? यानी ये किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के। ठीक है, इनके गुरु पूछे तो क्या रहेंगे बेटा? मिर्जा गालिब। या पूछे ये किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के शिष्य थे। लिख लो, आलताफ हुसैन हाली के गुरु का नाम क्या होता था? मिर्जा गालिब होता था। आलताफ हुसैन हाली के गुरु का नाम क्या होता था बेटा? मिर्जा गालिब होता था। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, यादगार ए गालिब। कौन सी रचना रहेगी बेटा? यादगार ए गालिब, सफरनामा, तिरिया के मजूमम, मजलिस, वेरी गुड, उल निसा। एक आता है उर्दू का पहला घोषणा पत्र किसने लागू किया था? आलताफ हुसैन हाली ने। लिख लो, उर्दू का, इनकी रचना लिख लो पहले, यादगार ए गालिब,
सफरनामा, यादगार ए गालिब, सफरनामा, तिरिया के मजूमम और मजलिस उल-निसा। तिरिया के मजूमम और मजलिस उल-निसा किसकी रचना होती थी बेटे? आलताफ हुसैन हाली की रचना होती थी। ये भी क्वेश्चन आ गया, डबल अंडरलाइन करके लिख लेना। उर्दू का पहला घोषणा पत्र किसने जारी किया था? आलताफ हुसैन हाली ने जारी किया और इस घोषणा पत्र का नाम होता था मुकद्दम, मुकद्दम ए शेरो शायरी, मुकद्दम ए शेरो शायरी। वो पूछेगा मुकद्दम ए शेरो शायरी किसका पहला घोषणा पत्र होता था? उर्दू का पहला घोषणा पत्र होता था। लिख लो, उर्दू का पहला घोषणा पत्र कौन सा होता था? मुकद्दम ए शेरो शायरी। लिख लो, उर्दू का पहला घोषणा पत्र कौन सा होता था? मुकद्दम ए शेरो शायरी। मुकद्दम ए शेरो शायरी किसका घोषणा पत्र होता था बेटा? उर्दू का पहला घोषणा पत्र होता था, जो किसने लागू किया था? आलताफ हुसैन हाली। आलताफ हुसैन हाली का संबंध पूछे तो कहां से होता था? कहां से होता था बेटा? पानीपत से होता था। किसका संबंध होता था? आलताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से होता था? पानीपत से होता था। किसके शिष्य होते थे? मिर्जा गालिब के शिष्य होते थे। और मिर्जा गालिब है ना, बड़े बेहतरीन क्या हुए हैं बेटा? शायर हुए अपने जमाने के मिर्जा गालिब। ठीक है, गालिब है ना, एक बार कहा करते थे, ये जो तूने मेरी मौत का इंतजाम किया है, तूने तो मेरा काम और भी आसान किया है। ये जो तूने मेरी मौत का इंतजाम किया है, मेरा काम तो और भी आसान किया है। मेरा दिल तो पहले भी खिलौना था, तूने खेल कर कौन सा बड़ा काम किया है। ठीक है, तो ये गालिब थे। गालिब है ना, हर चीज पर क्या लिखा करते थे? शायरी लिखा करते थे। कोई भी सामने उनके बैठा है ना, उसी वक्त वो क्या कर दिया करते थे? शायरी कर दिया करते थे। और गालिब का जो ससुराल है ना, वो हमारे लोहारू है। ठीक है, गालिब का ससुराल कहां पर रहेगा बेटा? लोहारू में रहेगा। लिख लो, गालिब का ससुराल, गालिब का ससुराल कहां पर रहेगा बेटा? लोहारू में रहेगा। लिख लो, गालिब का ससुराल कहां पर रहेगा? लोहारू। गालिब का ससुराल कहां पर रहेगा? लोहारू में रहेगा। लिख लो, गालिब का ससुराल कहां पर रहेगा? लोहारू में गालिब का क्या रहेगा? ससुराल। ये किसके शिष्य होते थे? मिर्जा गालिब के शिष्य होते थे। ठीक है, और गालिब, ये लोहारू ससुराल इनका नहीं है, किसका है बेटा? गालिब का ससुराल था। तो अल्ताफ हुसैन हाली को ना अंग्रेज सरकार ने एक उपाधि दी थी, जिसका नाम था शमसुल उलेमा। लिख लो, अल्ताफ हुसैन हाली को कौन सी उपाधि मिली थी? शमसुल उलेमा। लिख लो, अंग्रेज सरकार ने अल्ताफ हुसैन हाली को, लिख लो, अंग्रेज सरकार ने अल्ताफ हुसैन हाली को कौन सी उपाधि दी थी बेटा? शमसुल उलेमा की। लिख लो, अंग्रेज सरकार ने अल्ताफ हुसैन हाली को कौन सी उपाधि दी थी? शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। अंग्रेज सरकार ने अल्ताफ हुसैन हाली को कौन सी उपाधि दी थी बेटा? शमसुल उलेमा की। एक बार पूछा गया, हाली पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में। लिख लो, हाली पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है बेटा? उर्दू साहित्य में दिया जाता है। लिख लो, हाली पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में दिया जाता है। लिख लो, हाली पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है बेटा? उर्दू साहित्य में। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। आगे लिख लो, बिशंबर नाथ कौशिक। बिशंबर नाथ कौशिक, पेपर में आता है, इनका संबंध कहां से होता था? अंबाला से होता था। लिख लो, बिशंबर नाथ कौशिक का संबंध कहां से होता था? अंबाला से होता था। लिख लो, बिशंबर नाथ कौशिक। पेपर में आता है, चांद नामक मासिक पत्रिका किसकी होती थी? चांद नामक मासिक
पत्रिका, ये आ चुका है। एक बार आया था दुबे जी के पत्तर, दुबे जी के पत्तर या दुबे जी की चिट्ठियां। दुबे जी की चिट्ठियां किसकी रचना होती थी? बिशंबर नाथ कौशिक की रचना होती थी। दुबे जी के पत्तर या दुबे जी की चिट्ठियां, ये दोनों आ चुके हैं बेटा। चांद नामक मासिक पत्रिका भी आ गई और दुबे जी के पत्तर भी आ गया। लिख लो, चांद नामक मासिक पत्रिका और दुबे जी के पत्तर किसकी रचना होती थी बेटा? बिशंबर नाथ कौशिक की रचना होती थी। और बिशंबर नाथ कौशिक का संबंध कहां से होता था? अंबाला से होता था। कहां से होता था? अंबाला से बिशंबर नाथ कौशिक का संबंध होता था और चांद नामक मासिक पत्रिका में काम किया था। और कौन सी रचना होती थी? दुबे जी के पत्तर रचना होती थी। कौन सी रचना होती थी बेटा? दुबे जी के पत्तर। किस में काम किया था? बिशंबर नाथ कौशिक का संबंध कहां से होता था? अंबाला से। कौन सी पत्रिका में काम किया? चांद नामक मासिक पत्रिका इनकी होती थी और दुबे जी के पत्तर। एक था तुलसीदास शर्मा, नाम क्या तो होता था बेटा व्यक्ति का? तुलसी, क्या नाम होता था बेटा? तुलसीदास शर्मा दिनेश। तुलसीदास शर्मा दिनेश, पूरा नाम था इनका तुलसीदास शर्मा दिनेश। पेपर में आता है इनका संबंध कहां से होता था? भिवानी से होता था। लिख लो, तुलसीदास शर्मा दिनेश। तुलसीदास शर्मा दिनेश, इनका संबंध कहां से होता था बेटा? भिवानी से होता था। इनकी रचना पूछी जाती है श्याम सतसई, श्याम सतसई, सत्याग्रही, प्रहलाद, ठीक है, मीरा मतवाली, मीरा मतवाली, ठीक है। इनकी क्या होती थी? रचना होती थी। लिख लो, मीरा मतवाली, श्याम सतसई, ठीक है, सत्याग्रही, प्रहलाद। मीरा मतवाली, ठीक है। कौन कौन सी रचना होती थी बेटा इसकी? मीरा मतवाली रचना होती थी, श्याम सतसई रचना होती थी और कौन सी होती थी? सत्याग्रही प्रहलाद। किसकी रचना होती थी बेटा? तुलसीदास शर्मा दिनेश। तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध कहां से होता था? भिवानी से होता था। मीरा मतवाली, सत्याग्रही, प्रहलाद, श्याम सतसई किसकी रचना होती थी? तुलसीदास शर्मा दिनेश। तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध बेटा कहां से होता था? भिवानी से होता था। भिवानी को सिटी ऑफ वार हीरोज बोलते हैं और सिटी ऑफ पार्क्स किसको बोलते हैं? कल ही तो करवाया था, वेरी गुड, के यूके को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आगे है जोहराबाई, जोहराबाई, पेपर में आता है जोहराबाई का संबंध कहां से होता था? अंबाला से होता था। लिख लो, जोहराबाई का संबंध कहां से होता था? अंबाला से होता था। लिख लो, जोहराबाई का संबंध कहां से होता था? अंबाला। एक बार ये आया था, अंबाला कैंट कब बना? वेरी गुड, अंबाला कैंट कब बना? 1843। और 1842 में ना अंबाला पेपर में आता है किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। दोनों लिख लो, अंबाला कैंट कब बना? 1843 में बना। अंबाला 1842 में, ये दोनों आ चुके हैं। अंबाला 1842 में किसके अधीन होता था? अंबाला 1842 में किसके अधीन होता था बेटा? शिमला के अधीन होता था। अंबाला 1842 में किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। और अंबाला कैंट बना कब था? 1843 में बना था, ठीक है। जोराबाई का संबंध कहां से होता था बेटा? अंबाला से होता था। पेपर में आया था, ये क्या होती थी? गजल गायिका होती थी। लिख लो, यह है गजल गायिका होती थी। लिख लो, जोहराबाई क्या होती थी? गजल गायिका होती थी। लिख लो, गजल गायिका कौन होती थी? जोहराबाई। एक है मुंशी राम जोगी, मुंशी राम जोगी, ये भिवानी से होते थे।
कहां से होते थे बेटा? भिवानी से होते थे। और ये सारंगी वादक होते थे, सारंगी वादक होते थे। लिख लो, मुंशी राम जोगी। मुंशी राम जोगी का संबंध कहां से होता था बेटा? भिवानी से होता था। लिख लो, मुंशी राम जोगी का संबंध कहां से होता था? भिवानी से होता था। किसका संबंध भिवानी से होता था बेटा? मुंशी राम जोगी। मुंशी राम जोगी का संबंध कहां से होता था? भिवानी से होता था। और मुंशी राम जोगी क्या किया करते थे? सारंगी वादक होते थे। मुंशी राम जोगी क्या किया करते थे? सारंगी वादक होते थे। और मुंशी राम जोगी का संबंध कहां से होता था? भिवानी से होता था। किसका संबंध भिवानी से होता था बेटा? मुंशी राम जोगी का संबंध भिवानी से होता था। और मुंशी राम जोगी किस विधा से संबंध रखते थे? सारंगी वादक होते थे। क्या बजाया करते थे? सारंगी। जोराबाई क्या होती थी बेटा? गजल गायिका थी। और जोराबाई ने ना हिंदी मूवी में भी क्या किया है? अभिनय किया है। बहुत सी हिंदी मूवियों में किसने काम किया है? जोहराबाई ने काम किया है। किसने काम किया बेटा? जोहराबाई। जोहराबाई क्या होती थी? गजल गायिका होती थी। जोहराबाई क्या होती थी? गजल गायिका। और मुंशी राम जोगी क्या होते थे? सारंगी वादक होते थे। मुंशी राम जोगी कहां से होते थे? भिवानी से होते थे। ठीक है। पहले बेटा हमारे, जब आप पुराने टाइम की बात करोगे ना, आज से लगभग 15 साल पहले चले जाओगे ना, तब देखने को ना एक ही टीवी चैनल होता था, दूरदर्शन। क्या होता था? और दूरदर्शन में ना संडे वाले दिन मूवी आया करती थी। सुबह रंगोली आती थी और शाम को मूवी आती थी। और दूरदर्शन पर ना अगर कोई बड़ा इंसान, अगर जिसकी डेथ हो जाए ना, वो किसी मतलब सरकार में बड़े पद पर हो, ठीक है, तो उसी टाइम मूवी को बंद कर देते थे और सारंगी वादक आ जाया करते थे। ठीक है। सारी संडे की ना ऐसे लगता था यार आज तो सब कुछ खत्म हो गया, एक ही तो दिन होता था, अब तो मूवी देखने को भी दिल नहीं करता। पुराने टाइम में ना संडे को 4 बजे या 5 बजे मूवी आती थी, तो सारे के सारे उसका वेट, एक शक्तिमान आता था। और शक्तिमान तो तब आता था जब एंटीने की रेंज चली जाती थी। ठीक है। क्योंकि वो 11-12 बजे शुरू होना, इतने धूप निकल जाती। और एंटीने का ऐसा सिस्टम था, धूप निकलते बारिश होगी ना तो टीवी बहुत अच्छा चलेगा। और जैसे ही धूप निकली रेंज गायब है। ठीक है। अब एक तो भाई शक्तिमान के चक्कर में एंटीने पे ही बैठा रहता था। ठीक है। उसको हम बोलते थे रेंज आ गई, वो छोड़कर नीचे आता इतने रेंज चली जाती। ठीक है। अब है ना 3 वे कम्युनिकेशन होता था। एक भाई ऊपर होता था, टीवी अंदर होता था, बाहर मम्मी रोटी बना रहा करती थी। अब मम्मी वो अंदर से बोलेगा रेंज आ गई, मम्मी बोली आ गई, जितने मम्मी बोलती इतने चली जाती। ठीक है। ये सिस्टम होता था पुराने टाइम में। आज तो कुछ रहा ही नहीं सिस्टम, उसमें एक मजा आया करता था। ठीक है। आज तो यूट्यूब पे देख लो, ये जो ऐप चल पड़ी है आजकल, ठीक है, जो ये ऐप है ना जिसमें क्रिकेट वगैरह चलते हैं, जियो टीवी हो गया, ठीक है, और एक स्टार, ये हॉट स्टार हो गया, इस पर कोई भी सीरियल देख सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है। जोराबाई गजल गायिका होती थी और मुंशी राम जोगी क्या होते थे बेटा? सारंगी वादक होते थे। क्या होते थे? सारंगी वादक। कौन होते थे? मुंशी राम जोगी होते थे। लिख लो आगे बेटा, हसन खां मेवाती, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। हसन खां मेवाती, लिख लो, हसन खां मेवाती, बहुत बार पेपर में आ गया बेटा, हसन खां मेवाती। लिख लो, हसन खां मेवाती का संबंध मेवात से होता था। लिख लो, हसन खां मेवाती का संबंध कहां से होता था? मेवात से होता था। किसका संबंध होता था बेटा? मेवात से। हसन खां मेवाती का संबंध होता था। हसन खां मेवाती, लिख लो, हसन खां मेवाती का संबंध कहां से होता था? मेवात से। और ये ना लिख लो, राजस्थान का कुछ एरिया इनके कब्जे में हुआ करता था। लिख लो, हसन खां मेवाती के कब्जे में कहां का एरिया हुआ करता था? राजस्थान का। ये आ चुका है बेटा, इनके कब्जे में कौन सा एरिया हुआ करता था? राजस्थान का। एक बार पूछा गया था हसन खां मेवाती की छतरी कहां पर है? राजस्थान में। लिख लो, हसन खां मेवाती की जब मृत्यु हुई ना, तो इनकी छतरी कहां पर बनाई गई थी बेटा? राजस्थान में बनाई गई थी। लिख लो, हसन खां मेवाती का संबंध कहां से होता था? मेवात से। इनके पास कौन सा एरिया कब्जे में था बेटा?
राजस्थान के ये कुछ एरिया के राजा कौन हुआ करते थे? हसन खां मेवाती हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे राजस्थान के राजा? हसन खां मेवाती। कहां के राजा हुआ करते थे? राजस्थान के राजा हुआ करते थे। इनके एरिया में कौन सा कब्जा होता था बेटा? राजस्थान कब्जा होता था। और ये इनकी छतरी पूछे ना, छतरी बनती है मुसलमानों में क्या किया जाता है? हिंदुओं में जलाया जाता है और मुसलमानों में दफनाया जाता है। जहां पर किसी को दफनाया जाए ना, वहां पर उस इंसान की क्या बनाई जाती है? छतरी बनाई जाती है। तो इनकी छतरी लिख लो। 1947 में उपद्रवियों ने इनकी छतरी को नष्ट कर दिया था। लिख लो 1947 में, 1947 में लिख लो, उपद्रवियों ने इनकी छतरी को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। लिख लो 1947 में, 1947 में, 1947 में उपद्रवियों ने इनकी छतरी को क्या कर दिया था बेटा? नष्ट कर दिया था। और लिख लो हसन खां मेवाती बाबर से टकराए थे। हसन खां मेवाती किस से टकराए थे? 1527 में बाबर से टकराए थे। और युद्ध में बाबर से टकराकर कौन मारे गए बेटा? हसन खां मेवाती मारे गए। किस से टकराए थे? बाबर से टकराए थे। और युद्ध में हसन खां मेवाती की क्या हो गई? मृत्यु। कब टकराए थे बाबर से? 1527। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का। हसन खां मेवाती ने लिख लो राणा सांगा का साथ दिया था। हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का क्या दिया था? साथ दिया था। लिख लो हसन खां मेवाती ने किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। 1527 में लिख लो हसन खां मेवाती ने किसका साथ दिया था? राणा सांगा का साथ दिया। किस युद्ध में साथ दिया बेटा? खानवा का युद्ध में। किसका साथ दिया? राणा सांगा का। किसने साथ दिया? हसन खां मेवाती। छतरी कहां पर है इनकी? राजस्थान में। ये राजा इनके अब कब्जे में कौन सा एरिया होता था? राजस्थान होता था। हसन खां मेवाती है ना, 1527 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है। एक कॉलेज का नाम पूछा जाता है शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज। कहां पर रहेगा? नलहड़ मेवात में रहेगा। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज बेटा कहां पर रहेगा? नलहड़ मेवात में रहेगा। लिख लो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर रहेगा? नलहड़ मेवात में रहेगा। 1527 में ये इंसान किससे टकराए थे? बाबर से टकराए थे। और इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, एक कैरेक्टर है जहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे शेरशाह सूरी का संबंध हरियाणा से नहीं था बेटा। ये क्वेश्चन आता है शेरशाह सूरी का बचपन कहां पर बीता था? नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था। ये क्वेश्चन आया था। जैसे रावण का बचपन है ना, ये एक पोलड़ गांव है कैथल में। लिख लो रावण का बचपन कहां पर बीता था? पोलड़ गांव कैथल में। और ये शेरशाह सूरी का बचपन कहां पर बीता था बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। किसका बचपन बीता था? शेरशाह सूरी का बचपन। जैसे हरियाणा है ना बेटा, ये बहुत से देवताओं की भी जन्म स्थली माना जाता है। जैसे हनुमान जी का जन्म कहां पर हुआ था? कैथल में हुआ। अंजनी माँ का टीला कहां पर है? कैथल में है। जैसे यमुना नदी भी हरियाणा से ही है ना, यमराज की बहन सूर्य पुत्री, छाया पुत्री, काली गंगा। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? शनि महाराज की बहन। तो ये नदियां है ना पौराणिक, वो भी हरियाणा से महत्व रखती है। जैसे सरस्वती नदी वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है। शेरशाह सूरी ने न लिख लो हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया। हाँ, वेरी गुड। शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया? 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। लिख लो शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने हरियाणा में लिख लो बेटा 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया। और शेरशाह सूरी के दादा कौन होते थे बेटा? इब्राहिम
सूरी, इब्राहिम सूरी का मकबरा लिख लो, कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा, लिख लो। शेर शाह सूरी के दादा का नाम क्या होता था? इब्राहिम सूरी होता था। तो इनका बचपन किसके पास बीता था? अपने दादा के पास बीता था, लिख लो। शेर शाह सूरी का बचपन अपने दादा इब्राहिम सूरी के पास बीता था। शेर शाह सूरी का बचपन अपने किस दादा के पास बीता था बेटा? इब्राहिम सूरी के पास बीता था। शेर शाह सूरी का बचपन अपने किस दादा के पास बीता था? इब्राहिम सूरी के पास। किसका बचपन बीता था बेटा? शेर शाह सूरी का बचपन बीता था। किसके पास बीता था? इब्राहिम सूरी के पास। और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। किसका मकबरा है नारनौल महेंद्रगढ़ में? इब्राहिम सूरी का मकबरा। याद हो जाएगा। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। शेर शाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारें बनवाई? 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया। कहते हैं बेटा जहां पर ना, जैसे पुराने टाइम में दूरी मापी जाती थी, कोसों में मापी जाती थी। किस में मापी जाती थी? आज तो हम कहते हैं किलोमीटर में दूरी मापते हैं, पुराने टाइम में कहते हैं कितने दूरी चल के आया। दादाजी कहते हैं 3 कोस जाकर आया हूं। ठीक है, पहले दूरी किस में मापी जाती थी? कोसों में। पहले बेटा यातायात के इतने साधन नहीं थे, लोग है ना पैदल दूरी तय किया करते थे। आपने सुना होगा दादाजी के मुख से कि हम फतेहाबाद है ना पैदल जाया करते थे। कभी अपने दादाजी के पास बैठकर बात करने की कोशिश किया करो, वो आपको बता देंगे कि हम 100 किलोमीटर है ना पैदल जाया करते थे। ठीक है, आजकल तो है ना 5 किले पैदल नहीं चलते, बाइक चाहिए हमें। ठीक है, और पुराने टाइम में दादाजी 50-50 किलोमीटर क्या चलते थे? पैदल चलते थे। और जो इंसान है ना जिसको पैदल चलने की आदत हो गई ना बेटा, वो जीवन में ना हष्ट पुष्ट रहेगा और उसको किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या होती है? उस चीज से स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये आप देख लो, झुंगी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे सबसे कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैदल ही घूमते रहते हैं, नंगे पांव घूमते रहते हैं। ठीक है, 52 डिग्री टेम्परेचर था तो भी ये कहां पर घूम रहे थे? नंगे पांव घूम रहे थे। ठीक है, इम्यूनिटी है ना बहुत ज्यादा बूस्ट बेटा इन बच्चों की होती है। कभी भी देख लेना ठंड में, एक तो आप अपने बच्चों को ना रजाई से बाहर नहीं निकलने दोगे, और जुखाम उन्हीं बच्चों को हुआ मिलेगा। और ये है ना नंगे घूम रहे होते हैं, इनको कोई जुखाम नहीं होता, क्योंकि जितना आप नेचर के करीब रहोगे ना, उतना नेचर आपसे क्या करेगी? प्रेम करेगी। हम अपने बच्चों को ना मॉडर्न शहर के जैसे दिखावा करते हैं, और अपने बच्चों को हम रेत में नहीं खेलने देते। और जो बच्चा रेत में खेलता है ना, उसके कभी चश्मा जिंदगी में नहीं चढ़ता। ये सच्चाई है बेटा। ठीक है, हम क्या करेंगे? रेत से बोला बच्चा रेत में हो गया, जल्दी नहलाओ इसको। ठीक है, तो यार बचपन में रेत में नहीं हुआ तो किस में हुआ? ठीक है, बचपन है ना, बच्चे से उसका बचपन हमें नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, अरे चश्मा रेत, अरे कई चीजें वैसे भी हो जाती है। चश्मा पढ़ाई, कई इंसान पढ़ाई ज्यादा करते हैं तो उसके भी चढ़ जाती है, वैसी कोई बात नहीं है। कहीं आप कह लो बड़े होके भी कल ही रेत गिरवाएंगे हम तो घर के आगे। ठीक है, तो वो बचपन से होती है बेटा। ठीक है, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। 2 मकबरे और है बेटा, एक शाह कुली का मकबरा भी नारनौल में। शाह कुली का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में। एक लिख लो शाह विलायत का मकबरा, ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। लिख लो शाह कुली का मकबरा भी कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। शाह विलायत का मकबरा भी कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। शाह कुली का मकबरा भी कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। और शाह विलायत का मकबरा भी कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़। एक है दीपेश राही, क्या नाम है बेटा? दीपेश राही। ठीक है, ये फतेहाबाद से है। अपने कहां से है बेटा? फतेहाबाद से है। इन्होंने ना, ठीक है, जैसे वॉइस ऑफ पंजाब जीता है। क्या जीता हुआ है बेटा? वॉइस ऑफ है पंजाब। हरियाणा से होकर ना, ठीक है, कौन सा अवार्ड जीता था इन्होंने? वॉइस ऑफ पंजाब। और एक अवार्ड होता है वॉइस ऑफ इंडिया। क्या होता है बेटा? वॉइस ऑफ इंडिया। इसमें ये रनर अप थे। क्या थे बेटा?
रनर अप होता है जो कौन से पोजीशन पर हो, हाँ उप विजेता हो या सेकंड पोजीशन पर। लिख लो, दीपेश राही का संबंध फतेहाबाद से रहेगा। दीपेश राही का संबंध कहां से रहेगा बेटा? फतेहाबाद से रहेगा। और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था? वॉइस ऑफ पंजाब जीता था। क्या जीता था बेटा? वॉइस ऑफ पंजाब जीता था। और वॉइस ऑफ इंडिया में ये क्या रहे थे? रनर अप रहे थे। तो कई बार क्या होता है, इंसान होता है ना बेटा, वो छोटी चीजों के चक्कर में फंस जाता है। इतना बड़ा कलाकार था, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? इन्होंने स्टार्टिंग में ही कंपनी के साथ क्या कर लिया? टाई अप कर लिया। और उन कंपनियों ने इसको खरीद लिया कि तुम गाएगा तो केवल हमारे लिए गाएगा। तभी आज है ना ये दीपेश राही स्टार नहीं बन पाया। ठीक है, क्योंकि हम कई बार है ना मतलब शॉर्ट टाइम के लिए सोच लेते हैं। जो इंसान लॉन्ग टाइम के लिए सोचता है ना, वो कभी बेटा पीछे नहीं रहता कंपनी के। क्योंकि नया नया लड़का था, कंपनी का ऑफर आया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। और वो कंपनियां है ना बेटा, किसी इंसान का टैलेंट को आगे वो कहेगी हमारे लिए ही गा। और इसके अंदर क्वालिटी कोई और है, इससे क्वालिटी तो इसके अंदर कोई और सॉन्ग गाने की है। और इससे कोई अगर धार्मिक सॉन्ग गाए जाए तो फिर इतना परफॉर्म ये अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब सचिन तेंदुलकर के पिता उनको हॉकी दे देते तो वो कामयाब हो पाते? कभी नहीं हो पाते। ठीक है, तो सानिया मिर्जा को क्रिकेट का बैट दे दिया जाता, कामयाब हो पाती? नहीं हो पाती। हर बंदे के अपने हिसाब से टैलेंट है, उसको निखारने वाला चाहिए। तो यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहां से आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।